और बात करते हैं ख़वातीन की सेहत के हवाले से। हम हमेशा से देखते हैं कि ख़वातीन को अगर कोई बीमारी हो जाए तो कहने में हिचकिचाहट बहुत सारी आ जाती है। हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ही बताने में हिचकिचाते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, और उस चीज़ को खुद अपने तरीके से टैकल करने की, हैंडल करने की कोशिश करते हैं, और उसी में हम थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा वक्त जो है उसमें गुजार देते हैं। हम डरते हैं गायनी के पास जाने के लिए, हम अपनी बच्चियों को गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले जाने से डरते हैं, क्योंकि अभी हमें लगता है कि अगर बच्चियों की शादी नहीं हुई हो तो बच्चियों को गायनाकोलॉजिस्ट के पास नहीं लेके जाना चाहिए। हालांकि ऐसे नहीं है, बच्चियों की सेहत बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं, अगर आपके साथ सेहत से मुतल्लिक कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस से शुरू हुए थे, अब वो जो PCOS पे आ रहे हैं या फाइब्रॉइड्स पे आ रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इमरीन अख्तर साहब, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, मुझे आप बताएंगे, हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम शुरू होते हैं, हमने बात करनी है आज फाइब्रॉइड्स पे हम बात जी करेंगे, लेकिन हम आते हैं इसकी सबसे इनिशियल स्टेज पर। ये मसला शुरू कहाँ से होता है? हार्मोनल इम्बैलेंसेस या फिर कोई साइकिल मिस हो जाना, जो आपका रेगुलर वीमेंस का साइकिल होता है वो रेगुलर उस तरह से नहीं चल रहा होता, ये प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है या कहीं और से? नहीं, ये प्रॉब्लम मेनली जो इसकी रीज़न अभी तक रिसर्च ने बताई है वो ये है कि इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। यानी कि आपकी फैमिलीज़ में ये रन करता है। अगर आपकी मदर को फाइब्रॉइड का मसला है, या आपकी सिस्टर्स में ये प्रॉब्लम है, या आपके कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में है, तो आप में रिस्क बढ़ जाता है। सही। एक तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, दूसरा रेस इम्पॉर्टेंट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया है कि जो अफ्रीकन औरतें हैं उनमें फाइब्रॉइड की शरह बहुत ज़्यादा है। उसमें दूसरे नंबर पे फिर एशियन कम्युनिटी आती है, और तीसरे नंबर पे फिर वो बाकी जो यूरोपियन और वाइट रेसेस हैं वो आती हैं। उनमें फाइब्रॉइड का इंसिडेंस कम है। इन दो जो रेसेस में है वो फाइब्रॉइड का इंसिडेंस ज़्यादा है। इसमें अब ये होता है कि ऐसे पेशेंट्स में फाइब्रॉइड्स यूजुअली अर्ली एज पे स्टार्ट हो जाते हैं, उनका नंबर ज़्यादा होता है, और वो ग्रो ज़्यादा करते हैं, उनका साइज़ ज़्यादा होता है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते हैं। एक तो ये जेनेटिक रीज़न हो गई, दूसरा रेस हो गई। तीसरा जो है, ये यूजुअली फाइब्रॉइड जो है ये रिप्रोडक्टिव एज विमेन जो है उनका मसला है। सही। तो मैम हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली फाइब्रॉइड्स है क्या? फाइब्रॉइड्स जो है वो यूट्रस में जो मसल होता है उसकी ओवर ग्रोथ होती है, जो कि फाइब्रॉइड की जो है वो शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक ट्यूमर है स्मूथ मसल यूट्रस का, जो कि फाइब्रॉइड है। सही हो गया। तो मैम हम इसकी कोई सर्टन टाइप्स भी होती हैं कि इनिशियल स्टेज पे है, ये बाद में जाके वर्स या ख़तरनाक हो सकता है? यूजुअली ये ज़्यादातर बिनाइन होते हैं। बिनाइन मतलब इनमें कैंसर का एलिमेंट नहीं होता, लेकिन इनमें ख़तरा ये होता है कि ये वक्त के साथ साथ ग्रो करते हैं। इनिशियल स्टेजेस में जब ये छोटे होते हैं तो यूजुअली ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम मतलब इनको ट्रीट नहीं करते या इनका ख्याल नहीं रखते तो ये ग्रो करते रहते हैं, और ग्रो करते हैं तो फिर वो जब ये बड़े हो जाते हैं फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो फिर जो लोग कंसीव करना चाहते हैं जो, तो उसमें भी प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं? उसमें टू सम एक्सटेंट करते हैं, और टू सम एक्सटेंट कुछ पेशेंट्स में फाइब्रॉइड प्रॉब्लम करते हैं फर्टिलिटी में, कंसेप्शन में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट जिसमें फाइब्रॉइड हो उसमें कंसेप्शन का मसला हो। मेरे पास बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं जिनमें फाइब्रॉइड्स होते हैं, और वो उन्होंने कंसीव भी किया होता है, उनके 2-3 बच्चे भी होते हैं, और डिलीवरीज भी उनकी नॉर्मल हुई होती हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सही। तो मैम ये बेसिकली बनते कैसे हैं? जेनेटिकली है सिर्फ इसका रीज़न, या अनदर रीज़न भी कोई है? जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन तो है, लेकिन ये बेसिकली जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनके इफ़ेक्ट में ये ग्रो करते हैं, तो इसीलिए ये रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा पाए जाते हैं। वो लड़कियां जिनको अभी पीरियड्स या माहवारी स्टार्ट नहीं हुई उनमें ये नहीं होते, और वो ख़वातीन जिनमें माहवारी बंद हो चुकी होती है उनमें भी ये डेवलप नहीं होते। और जिनमें ऑलरेडी होते भी हैं तो माहवारी ख़त्म होने के बाद इनका साइज़ कम हो जाता है, ये श्रिंक हो जाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं मेजॉरिटी केसेस में। तो मैम ये किस किस्म की ख़वातीन हैं, या उनका जो इंटरनल सिस्टम है किस तरह से डायग्नोज होता है कि किस किस्म की ख़वातीन में ज़्यादा पाए जाते हैं? यही ज़्यादातर तो ये फैमिली हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि ओबेसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जिन ख़वातीन का वज़न ज़्यादा होता है उसमें रिस्क ऑफ डेवलपिंग फाइब्रॉइड ज़्यादा होता है।
उसकी रीज़न ये है कि जब बॉडी में फ़ैट या चर्बी ज़्यादा होती है तो वो एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है हमारी चर्बी। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो फाइब्रॉइड को उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगी। एक ये रीज़न होता है। दूसरा, कुछ रिसर्चेज़ आजकल ये कह रही हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है दैट कैन बी अ कॉज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रॉइड्स। ओके। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स एटलीस्ट रेगुलरली लें। और तीसरा, डाइट हमारी हेल्दी हो तो बेहतर है। उसके लिए तो आप सब जानते हैं कि हर किस्म की बीमारी के लिए हेल्दी डाइट, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, एक्टिव लाइफस्टाइल, ये ऑल ओवर हर बीमारी के लिए ही सजेस्ट किया जाता है। तो मैम इसकी अर्ली सिम्टम्स क्या होती हैं? कैसे पता चलता है कि इस पेशेंट को फाइब्रॉइड्स हैं? जैसे ख़वातीन इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती हैं, कंसर्न नहीं होती है इस बारे में, लेकिन कैसे इसके सिम्टम्स क्या हैं? ख़वातीन मैंने तो देखा है कि बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं। इसमें मेजॉरिटी में आप कह लो कि 50% केसेस में अर्ली स्टेज में इसके कोई सिम्टम नहीं होते, पेशेंट्स को नहीं पता होता। तो वो मेरे पास आती हैं, अल्ट्रासाउंड, आजकल हर किसी को शौक होता है अल्ट्रासाउंड कराने का। अच्छा। तो वो अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं, जी हम डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके अंदर रसौलियाँ हैं। तो जब हाँ। देखो तो वो छोटी छोटी, ये 1 सेंटीमीटर इतनी रसौली होती है, फाइब्रॉइड होते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये आपको कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं? कहती नहीं जी, प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे। सही। तो मैंने कहा फिर आप, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है ये हो जाएगा, कैंसर बन जाएगा, तो ये यूजुअली कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती। अच्छा, ये 2 टाइप्स की होती है ना शायद, एक जो कैंसर में कन्वर्ट भी हो जाती हैं। 99% ऑफ फाइब्रॉइड्स यूजुअली जो है वो बिनाइन होते हैं। ओके। 1% और लेस देन 1% फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कैंसर होते हैं। उनको कहते हैं लियोमायोसार्कोमा। वो ओके। काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है। सही। तो मैम जो 99% हैं, क्या ये दवाइयों से ख़त्म हो जाते हैं? दवाइयों से ये ख़त्म नहीं होते। तो इसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट है कोई? इसमें दवाइयाँ हम उस सूरत में दे सकते हैं कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो हम हार्मोन्स देते हैं उनको टू कंट्रोल दैट ब्लीडिंग। और वो भी टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, जब तक आप दवाई देंगे ब्लीडिंग कंट्रोल रहती है, जब आप दवाई छोड़ेंगे तो वो दोबारा से स्टार्ट होती है। फाइब्रॉइड ख़त्म करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट दवाई की फॉर्म में नहीं। एक इंजेक्शन होता है जिसको हम GnRH कहते हैं, ओके। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक उसमें है। क्या होता है कि ये ओवरीज हमारी को सप्रेस कर देता है, उनकी फंक्शनिंग को बंद कर देता है। तो जब ओवरी फंक्शन नहीं करेगी, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो क्या होता है कि फाइब्रॉइड का साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि मेनोपॉज के बाद हो बिल्कुल। जाता है। लेकिन उसमें भी यही है कि आप जब ये छोड़ेंगे तो वो रीग्रो कर जाएगा अपनी नॉर्मल साइज़ पे। तो ये टेम्परेरीली हम पीरियड के लिए दे सकते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, उससे ज़्यादा ये रिकमेंडेड नहीं। सही। तो इसके लिए प्रिकॉशंस क्या हम रख सकते हैं कि हम यहाँ तक जाएँ ही ना कि हमें फाइब्रॉइड्स की तरफ जाएँ? बस जेनेटिकली ही इसका कोई रोल है या फिर हम अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल भी अपना सकते हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल डेफिनेटली अपनाएं, लेकिन मेरे ख्याल में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का रोल काफ़ी ज़्यादा है। और ओके। अभी तो ये, किसी को तो रोकना होगा ना, स्टॉप लगाना होगा कि ये चीज़ आगे कन्वर्ट ना हो। हाँ जी, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है फाइब्रॉइड्स की, तो ऐसी लड़कियों को या ख़वातीन को ये चाहिए कि वो अर्ली एज में अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें। ओके। ठीक है, क्योंकि लेटर ऑन फिर जाके जब ये फाइब्रॉइड्स बड़े हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं। अर्ली स्टेजेस में छोटे फाइब्रॉइड्स में आप प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं। नॉर्मल जो एज होती है 20s में और अर्ली 30s में, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव अ चाइल्ड। सही। तो उस चीज़ को हम मिस कर देते हैं, जैसे आजकल एक कंसेप्शन है, जैसे हम यही सोचते हैं कि 30s के बाद हमने जाना है या फिर एग्स फ्रीज़ करवा दिए जाएँ, तो उससे भी हो सकता है। तो ये उस चीज़ में बचा सकती है हमें? नहीं, नहीं। फाइब्रॉइड का तो एग फ्रीजिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ओके। अगर एग फ्रीजिंग हमने कराई है और हम अपनी चाइल्ड बेयरिंग को हम डिले कर रहे हैं, तो उसमें अगर फाइब्रॉइड इन द इंटरिम पीरियड बन गए हैं, तो फिर तो हमें पहले फाइब्रॉइड को ट्रीट करना पड़ेगा। सही। तो मैम जैसे आपने कहा कि हम जैसे ये कैंसर की वजह भी बन सकते हैं, जो 1% होते हैं ये इस तरह से, तो ये कितने आप देखती होंगी, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जिनके आपको लगता था कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसी कोई वजह नहीं है, तो वो बाद में जाके कैंसर में कन्वर्ट, ऐसा कोई केस हुआ है जो कन्वर्ट हो गए हों? मैंने अपनी पूरी जो है लाइफ में, जितने मेरी प्रैक्टिस का टाइम है, मैंने एक पेशेंट देखा था जिसको ये प्रॉब्लम था। और ये यूजुअली ऐसे क्लिनिकली देख के तो पता नहीं पता नहीं चलता। चलता जब ऑब्वियसली। तक आप ऑपरेशन करके फाइब्रॉइड निकालते हैं, फिर हम उसका एक टेस्ट कराते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी, उसके ऊपर फिर ये पता चलता है कि ये कैंसर है या
ये नॉर्मल है, बिनाइन है। तो मैम एक टर्म यूज़ की जाती है फब, वो क्या होता है फब? ये मुझे यहाँ मेंशन किया गया, या फिर इसका ताल्लुक इस चीज़ से ही होगा जैसे फाइब्रॉइड्स है? चलें इसको मिस करते हैं। अच्छा मैम आपसे पूछना चाहती हूँ, आप देखती हैं कि स्पेसिफिकली जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, जितनी भी बच्चियाँ चल रही होती हैं, हम बच्चियों को गायनाकोलॉजिस्ट के पास नहीं लेकर जाते हैं। बहुत रेयर होता है कि हम लेकर जाएं। हम वेट कर रहे होते हैं कि अगर वो शादीशुदा हो जाएं तो फिर उसके बाद गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाया जाए। उससे पहले के जितने मसले मसाइल होते हैं हम उसको घर में या खुद केटर करते हैं, तो उसमें फिर जो ताल्लुक है वो आगे जाके पीसीओस में चला जाता है, पीसीओडीज में चला जाता है। तो उस चीज़ को हम कैसे घर में केटर कर सकते हैं, या फिर हमें किस स्टेज पर गायनाकोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए? अब मेरे ख्याल में अगर तो आपको कोई सिम्टम है, कोई प्रॉब्लम है बच्चियों में, तो आपको गायनाकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, यूजुअली पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि जी मतलब जो अनमेरिड लड़की है उसका इलाज नहीं कराना। हाँ, ये बिल्कुल इस तरह वो से है। अक्सर ज़्यादा यहाँ अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है हमारी, तो वो जब आती हैं तो वो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुका होता है। वो कह रहे थे कि जी हमने तो ये सोचा जब शादी होगी फिर इसका इलाज कराएंगे। एक किस्म का टैबू है शायद यहाँ पे, शादी होने में, रिश्ता होने में भी प्रॉब्लम होता है अगर उन लोगों को, ससुराल वालों को पता चल जाए कि लड़की में पहले ही कोई नुक्स है, तो इसलिए ज़्यादातर औरतें इस चीज़ को डिले करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि बाय द टाइम वो आती हैं डॉक्टर के पास वो मसला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, फिर उसको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सही। तो मैम कितनी देर बाद मंथली चेकअप के लिए ख़वातीन को जाना चाहिए और बच्चियों को लेकर जाना चाहिए स्पेसिफिकली? क्योंकि बच्चियों के जो देखते हैं कि डाइट इस तरह से है, लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ना वो, अब मैं कहती थी रेयर नहीं, अब इतना कॉमन है ना कि हर सेकंड पर्सन को ये है। जी जी। तो कितनी देर बाद हमें रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए? और एटलीस्ट वंस अ ईयर ज़रूर होना चाहिए। वंस अ ईयर हमें लाजमी जाना चाहिए। हाँ। तो अच्छा अगर हम देखें, जो मेनली मुझे समझ आती है कि हम ये सब चीज़ें जो हैं फाइब्रॉइड्स के बारे में आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी हमें एक तरह से प्रोवाइड की है कि किस तरह से ये इसका इलाज मुमकिन है, किन दवाइयों से, और कितने % जो है कैंसरियस हैं या कितने % जो है वो सेफली हैं और हम आपके पास आ सकती हैं। लेकिन ख़वातीन का जो मेजर मसला होता है ना, जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस होना, या जो साइकिल है वो इरेगुलर होना। उसको हम रेगुलर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, फाइब्रॉइड्स में यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस का इतना नहीं होता। फाइब्रॉइड्स का अपना इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो है ये जो है पीरियड्स का मसला होता है। अच्छा ठीक है जी। मतलब अगर वो ठीक हो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस साथ में को एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चूंकि जैसे जैसे फाइब्रॉइड का साइज बड़ा होता है, यूट्रस की ब्लड सप्लाई बढ़ती है। जब उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ती है और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, जो कि हर माहवारी में शेड होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो भी ग्रो करती है। तो जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली जब ब्लीडिंग होगी वो भी हैवी होगी। सही। तो मैम अगर हम फाइब्रॉइड्स को साइड पे रखें तो फिर हम इस सवाल को रखें कि इरेगुलर जो हमारा साइकिल है उसको हम रेगुलर कैसे कर सकते हैं, ताकि बाकी इतने जितने मर्ज हैं, जितने भी ख़वातीन के हैं, उससे हम थोड़ा सा बच सकें? इसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस की जो मेन वजह आजकल पाई जाती है वो पीसीओडी है। जी। तो पीसीओडी का भी जो ये है ट्रीटमेंट, अगर आप दवाइयों से करेंगे तो वो यही होगा कि फॉर सम टाइम आप दवाई लेंगे, लेकिन उसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो यही है कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अपनी वेट रिडक्शन और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। ये जंक फूड ना खाएं, इसमें स्पेशली ये शुगर है, अगर हम शुगर ज़्यादा लेते हैं, या इवन जो जंक फूड भी हम लेते हैं जैसे पिज़्ज़ा है, पास्ता है, बर्गर्स हैं, इनके अंदर भी मैदा होता है। ठीक है, मैदे की वजह से हमारी ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन स्पाइक कर जाता है, और उसकी वजह से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है हमारी बॉडी में, और उसकी वजह से फिर सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। सही। अच्छा मैम, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा ना कि ख़वातीन जो, हम इसको वैसे तो एवेल्यूएट नहीं कर सकते हैं कि फाइब्रॉइड्स का मसला है कि नहीं, इसकी प्रॉपर एक डायग्नोसिस की जाती है, तशखीस की जाती है, फिर पता चलता है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन को, जैसे आपने एक सिम्टम्स जो है मेंशन किया है, तो उससे मेरे जहन में आया कि बहुत सारी ख़वातीन को ना हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है एक सर्टेन एज के बाद, तो वो जो करीबी गायनाकोलॉजिस्ट होती है ना, वो दवाई दे देती है बगैर, जैसे आपने कहा कि एक बड़ी अच्छी आपने उसको चीज़ को मतलब सामने रखा है कि अगर एवेल्यूएट ही नहीं किया गया, उसका डायग्नोसिस टेस्ट ही नहीं हुए, तो कैसे बता सकते हैं प्रॉब्लम क्या है? तो वो सिर्फ ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए टैबलेट्स दे दी जाती है, दवाई दे दी जाती है, तो वो फिर सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। तो इस चीज़ के रोकने के लिए, हैवी ब्लीडिंग को, जो इसकी सिम्टम्स हैं, तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं कि हम सिर्फ दवाइयों पे चल रहे हैं और वो फिर इसको डिले कर रहे हैं? देखिए, दवाइयाँ अगर सिर्फ हम दे रहे हैं
और विदाउट डायग्नोसिस, तो वो दवाइयाँ यूजुअली ये हार्मोनल पिल्स होती हैं। अच्छा, ठीक है, उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल, ये अगर हम लॉन्ग टर्म देंगे तो हार्मोनल पिल्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो आपकी हेल्थ को अदरवाइज भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सही। तो इसलिए हमें प्रॉपर डायग्नोसिस करके उसका ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, आपकी ब्लीडिंग को सिर्फ स्टॉप कर रहा है। द कॉज ऑफ ब्लीडिंग स्टिल रिमेन्स टू बी टैकल्ड। तो मैम ये किस एज में स्टार्ट हो जाता है, मतलब कोई स्पेसिफिक एज है जिसमें फाइब्रॉइड्स बनना शुरू हो जाते हैं, ये जो साइज है वो enlarge जैसे होता मैंने है? आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव एज में यूजुअली होते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। मैंने देखी है टीनेज गर्ल्स में भी बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं। सीरियसली? ठीक है, ओके। लेकिन ज़्यादातर ये यूजुअली 20s, लेट 20s और 30s 40s, और जैसे जैसे मतलब मीनोपॉज का टाइम आता है तो उनके प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। अर्ली अगर फाइब्रॉइड्स होते भी हैं तो वो इतना प्रॉब्लम यूजुअली कॉज नहीं करते, दे आर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, और वो कभी अल्ट्रासाउंड करा लिया तो उस पर नज़र आ जाते हैं। लेकिन जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ता है, फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती हैं, जिसमें से मेन प्रॉब्लम है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। लेकिन इसके और भी प्रॉब्लम्स ये कॉज कर सकता है, क्योंकि यूट्रस जो है वो आगे हमारी जो ब्लैडर है, जिसे मसाना कहते हैं, उसके बहुत क्लोज होता है। तो जब ये फाइब्रॉइड बड़े होते हैं तो ये ब्लैडर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उससे यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाती है? बिल्कुल, ये ब्लैडर पूरा डिस्टेंड नहीं कर सकता, थोड़ा सा उसमें यूरिन आता है तो फीलिंग आती है कि उसको हैवी यूरिन, यूरिन आया हुआ है, तो वो बार बार उसको यूरिन में करने जाना पड़ता है। दूसरा, फिर ये किसी ऐसी जगह पे हो कि वो हमारी ब्लैडर को इस तरह प्रेशर दें कि वो यूरिन प्रॉपरली निकल ही नहीं सकता, तो उसको कहते हैं यूरिनरी रिटेंशन, कि यूरिन रिटेन रहता है बॉडी के अंदर। और जब कोई भी चीज़ अंदर बॉडी में रहे और स्टेगनेंट रहे तो उससे क्या होता है कि उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी। तो मैम हम देखते हैं स्पेसिफिकली, तो इसके लिए हम रेगुलर कोई एक्सरसाइजेज मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा ब्लैडर जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे, तो कोई इस तरह से एक्सरसाइजेज हैं जो हम अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं? हाँ, कीगल एक्सरसाइजेज हैं, रिकमेंड की गई हैं, जिससे काफ़ी हेल्प भी होती है, जो उसको आपको कंट्रोल रखते हैं, और सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं आपको वो डेली करने के लिए। आप कहीं भी बैठ के वो कर सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा पेशेंट को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर एक दफ़ा उसको समझ आ जाए तो वो कहीं भी बैठ के वो अपनी कीगल एक्सरसाइजेज दिन में कोई 2-3 दफ़ा इजीली कर सकते हैं। उससे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये यूरिन का प्रॉब्लम नहीं होता। और ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है उन ख़वातीन के लिए जिनके एक तो बच्चे ज़्यादा होते हैं, जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरीज की होती हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा पेल्विक फ्लोर है वो थोड़ा वीक हो जाता है, जिससे हमें ब्लैडर का ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, जो लेट एज की ख़वातीन हैं जिसमें मीनोपॉज होता है, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन चूँकि ख़त्म हो जाता है, जो कि हमारी टिश्यूज़ की सपोर्ट करता है, हमारी टिश्यूज़ की हेल्थ को सपोर्ट करता है, तो वो सारे जो हमारे वहाँ के टिश्यूज़ हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो आप कह लें वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैडर को सपोर्ट नहीं कर सकते। सही। तो जो एक्सरसाइजेज है ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 5 मिनट देना होते हैं और वो दे लें तो मुझे लगता है कि अच्छी तरीके। तो इसमें कोई डाइट प्लान या डाइट चार्ट कोई ऐसा है जो ख़वातीन को ये ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, सब्जियां, फल या इस ये तरह से? डेफिनेटली सब्जियां, फल आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, और बाकी ज़्यादा ऑयली चीज़ें और इस तरह की ना इस्तेमाल करें। एक्टिव लाइफस्टाइल, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपना वेट नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखें। जितना ज़्यादा वेट होगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे उसका इफ़ेक्ट आता है, प्रेशर आता है, जैसे जॉइंट पे ज़्यादा आता है वो ख़राब हो जाते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज कर जाता है, जिससे ये सारे प्रॉब्लम, प्रोलैप्स और ये सारा कुछ हो सकता है। अच्छा मैम, एक मेरा अपना सवाल है, यूटीआई होने के मेन रीजंस क्या होते हैं? जैसे हम देखते हैं कि जब हम पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो कहते हैं एक वो भी रीज़न बनती है, या फिर वो बहुत सारी रीजंस है, लेकिन यूटीआई का मेन रीज़न क्या बनता है जब इन्फेक्शन होता है? यही है मेन रीज़न, तो यही मेन रीज़न होती है। हाँ, कि हाइजीन प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादातर पेशेंट्स को ना पता नहीं होती या वो इस पे ध्यान नहीं देते, अंडरलाइन कोई डायबिटीज़ अगर है, अगर किसी पेशेंट को, या उसकी फैमिली हिस्ट्री है और उसको डायबिटीज़ नहीं है और उसको बार बार रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, तो उससे ये होता है कि आप अपना ब्लड शुगर करा लें टेस्ट, हो सकता है आपको भी डायबिटीज़ डेवलप हो। अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है तो उससे भी रिकरेंट यूटीआई हो सकता है। सही हो गया। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए और इतने मेजर टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी, सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं है, अपना ख्याल आपने खुद रखना है, बहुत सारा ख्याल रखें।